नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 907 पेपर की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण सब्जेक्ट का नाम है। आज की क्लास में आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, यानी कि इस क्लास से आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सरल और आसान भाषा में आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे हम, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आज की क्लास के। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शिक्षण विधियाँ भी रहेंगी इसमें, ठीक है। शिक्षण विधियाँ के भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर को समझते हुए याद करना है और पढ़ना है, ठीक है। तो एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 सेकेंड ईयर वालों की बात करें तो आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट के लिए, एमपी डीएलएड संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और एमपी डीएलएड ऑल सब्जेक्ट या जितने भी पेपर आपके रह गए उन पेपरों के आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप नोट्स ले लोगे तो आप उससे अच्छे से पढ़ पाओगे, सेल्फ स्टडी कर पाओगे नोट्स से, और आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सरल और आसान भाषा में नोट्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप क्लासेस में देखते हैं, सरल और इजी भाषा है, बहुत आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार में ही पढ़ते समझ आएंगे आपको, ठीक है। तो क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, और जितने भी आपके पास शेयर्स हों, यानी कि आपके यार दोस्तों ग्रुप्स हों, सभी को शेयर कर दो इस क्लास को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास है, शेयर करें और एक अपनी प्यारी सी पॉजिटिव कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट्स हों आपकी कमेंट देकर और बच्चे भी पढ़ें आपकी कमेंट, तो उन्हें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो कमेंट, और बाकी के जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन और शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लाइक शेयर कमेंट करें सभी स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। तो पहला क्वेश्चन आपका, अन्वेषण विधि के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अन्वेषण विधि के आपको 2 उद्देश्य लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप अन्वेषण विधि के 2 उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आपको 4 उद्देश्य बता रहे हैं, आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों में स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति विकसित करना, बच्चों में स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति विकसित करना, ताकि वे हर चीज़ को जानने के लिए क्या हो सके, उत्सुक रहें, ठीक है। पहला उद्देश्य आप ये लिख सकते हैं। दूसरा उद्देश्य आप लिखेंगे बच्चों को समस्या सुलझाने के योग्य बनाना, ताकि वे कठिनाइयों का सामना खुद कर सकें, स्वयं कर सकें, ठीक है। दूसरा उद्देश्य आप ये लिख सकते हैं। तीसरा आप लिखेंगे बच्चों में वैज्ञानिक सोच और तर्क शक्ति पैदा करना, ठीक है। तीसरा उद्देश्य आप ये लिख सकते हैं। चौथा लिख सकते हैं कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे शिक्षक पर निर्भर रहें, ठीक है। ये 4 उद्देश्य आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इनसे रिलेटेड या सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साक्षात्कार विधि के कोई 2 दोष लिखिए। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है, तो साक्षात्कार विधि के आपको 2 दोष लिखने हैं कि इसके क्या दोष रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोष लिखने हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे साक्षात्कार विधि के दोष हैं। तो पहला दोष देखेंगे, इसमें अधिक समय लगता है, इसमें अधिक समय और धन खर्च होता है, क्योंकि हर व्यक्ति से अलग अलग मिलना पड़ेगा। देखो भाई, इंटरव्यू आप साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू लेंगे तो हर व्यक्ति से अलग अलग मिलना पड़ेगा, तो समय तो अधिक लगेगा और प्लस में आपका पैसा भी खर्च होगा, यानी धन भी खर्च होगा, ठीक है। तो पहला दोष तो यही है इसका। दूसरा दोष आप लिख सकते हैं कि साक्षात्कारकर्ता अपनी सोच के अनुसार प्रश्न पूछता है, जिससे पश्चाताप की संभावना भी रहती है, यानी कि आपके अंदर जैसे प्रश्न उमड़ेंगे, यानी कि जैसे प्रश्न आएंगे आपके अंदर, आप अपनी सोच के अनुसार ही प्रश्न पूछेंगे इसमें, तो इससे क्या होगा, पक्षपात की भावना भी यानी संभावना भी रहेगी इसमें। तो तीसरा आप लिखेंगे उत्तरदाता कई बार सही और पूरी जानकारी नहीं देता है, जिससे परिणाम गलत हो सकते हैं, ठीक है। आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सही जानकारी नहीं देगा तो उसका परिणाम भी गलत हो सकता है, ठीक है। चौथा दोष लिख सकते हैं आप कि यह विधि बड़े समूह के लिए उपयुक्त नहीं है। बड़े समूह के लिए क्या है, ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सबसे अलग अलग मिलना संभव नहीं होगा, ठीक है। ये जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़े कार्य के लिए इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है बड़े समूह के लिए, क्योंकि इसमें हर एक से अलग अलग मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये भी एक दोष आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बस आप क्वेश्चन को समझें आसानी से, आंसर तो बहुत सरल लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया तो आप स्वयं लिख देंगे आंसर, ठीक है। बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, आराम से करो सारे क्वेश्चन को। बस आप खाली मत छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन के आंसर देने पेपर में आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है नक्शा एवं चित्र में कोई 2 अंतर लिखिए।
नक्शा और चित्र में आपको दो अंतर लिखने हैं, तो देखें नक्शा और चित्र में अंतर देखते हैं। तो नक्शा एक निश्चित पैमाने पर बनाया जाता है, नक्शा होता है वो एक निश्चित पैमाने पर बनाया जाता है, जबकि चित्र होता है वो कोई निश्चित पैमाने पर नहीं बनाया जाता। चित्र आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन नक्शा को एक निश्चित पैमाने पर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखें, नक्शा किसी स्थान या क्षेत्र को दर्शाता है। जो नक्शा होता है वो किसी स्थान या क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि चित्र किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को दर्शाता है। नक्शे में विषय चिन्ह और संकेत का उपयोग होता है, जबकि चित्र में रंग और आकृति का होता है, ठीक है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अच्छी पाठ्य पुस्तक की कोई दो विशेषताएं लिखिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की आपको दो विशेषताएं लिखनी है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए, वो आपको लिखनी है यहाँ पे। तो लिखेंगे पुस्तक की भाषा सरल और स्पष्ट बाल स्तर के अनुसार होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। बाल स्तर यानी बाल केंद्रित, यानी बच्चों के अनुसार ही होनी चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से उसे समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे कि पुस्तक में रंगीन चित्र, उदाहरण और क्रियाकलाप होने चाहिए ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे। चित्र रहेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेके उसे पढ़ेंगे। जैसे कि एप्पल माने सेब होता है, अगर सेब का चित्र होगा तो बच्चों को ज़्यादा रुचि रहेगी उसे पढ़ने में, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि पुस्तक की छपाई साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। कागज़ की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अगर पुस्तक की छपाई और एकदम साफ रहेगी, सारी चीज़ें एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई देंगी, तो उसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा और इंटरेस्ट भी रहेगा, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं पुस्तक में अभ्यास प्रश्न और स्वयं मूल्यांकन के अवसर होने चाहिए, ठीक है। अभ्यास प्रश्न भी रहने, जैसे पाठ खत्म होता है उसके तुरंत पीछे कुछ अभ्यास प्रश्न भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे उस पाठ को पढ़ते ही अपना स्वयं का मूल्यांकन स्वयं ही कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुविधादाता के रूप में शिक्षक की कोई दो विशेषताएं लिखी। देखो, सुविधादाता के रूप में आपको शिक्षक की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि शिक्षक बच्चों को सीधे उत्तर देने के बजाय स्वयं सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक बच्चों को सीधे उत्तर देने के बजाय स्वयं सोचने और सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। शिक्षक कक्षा में खुले और मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है जहां बच्चे बेझिझक प्रश्न पूछ सकें। तीसरा आप लिख सकते हैं कि शिक्षक बच्चों की कठिनाइयों को धैर्य से सुनकर उन्हें दूर करने में क्या करता है, मदद करता है। चौथा आप लिख सकते हैं शिक्षक हर बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरत को समझकर उसके अनुसार मार्गदर्शन करता है, ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखें, इकाई योजना का अर्थ बताइए। तो इकाई योजना का आपको अर्थ लिखना है। तो किसी पाठ्यक्रम के एक निश्चित भाग या पाठ को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने की पूर्व तैयारी को इकाई योजना कहते हैं। जैसे कि आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो आप उस पाठ की पहले से तैयारी करके जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से कि मुझे ये पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो उसे क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। यानी एक योजना बना के उसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तैयारी करके पढ़ाने से पहले, तो उसे क्या कहते हैं, इकाई योजना कहते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ रहे होंगे आप। इनमें निम्न बातें शामिल होती हैं। तो पाठ्य योजना में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं यहाँ पे देखेंगे। पहला, उद्देश्य, यानी बच्चों को क्या सिखाना है, ये उद्देश्य तय करना होता है। यह पहले से तय किया जाता है, ठीक है, कि मुझे आज क्या सिखाना है बच्चों को। उसके बाद विषय वस्तु, पाठ में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, यह निश्चित किया जाता है विषय वस्तु में कि आज पाठ में मुझे क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद शिक्षण विधि, यानी किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, यह सोचा जाता है कि कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए मुझे इसे पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और सीख सकें। उसके बाद मूल्यांकन, यानी बच्चों ने कितना सीखा, इसकी जांच कैसे होगी, यह तय किया जाता है, ठीक है। आप पढ़ाने गए, आपने पढ़ाया, और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मुझे बच्चों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे क्या करना है, कैसे जांच करनी है। तो मूल्यांकन भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया भी है या नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ पे अर्थ जानेंगे सबसे पहले पर्यावरण का। हमारे चारों ओर की प्रकृति, हमारे चारों ओर की प्राकृतिक और मानवीय परिस्थितियाँ, हमारे चारों ओर की प्राकृतिक और मानवीय परिस्थितियाँ जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और समाज, यही सब मिलकर क्या है, पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये पर्यावरण का अर्थ आराम से समझ सकते हैं।
इसकी परिभाषा भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पर्यावरण वह समस्त भौतिक, जैविक और सामाजिक परिस्थितियों का समूह है जो किसी जीव के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये पर्यावरण के बारे में आप परिभाषा लिख सकते हैं, अच्छे से पढ़ें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो पर्यावरण पर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राकृतिक कारक हैं। तो प्राकृतिक कारक में कौन कौन से आते हैं, तो वायु, जल, भूमि, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक कारक हो जाएंगे आपके। उसके बाद जैविक कारक में पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये जैविक कारक में आएंगे। उसके बाद मानवीय कारक यानी वनों की कटाई, प्रदूषण और औद्योगिकरण से पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है, ये भी है। उसके बाद आप लिख सकते हैं सामाजिक कारक यानी जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान अधिगम के स्रोत लिखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान अधिगम के स्रोत आपको लिखने हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर तो देखें यहाँ पे सबसे पहले परिवार यानी कि माता पिता और घर के सदस्यों से बच्चे सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख लेते हैं। माता पिता और घर के सदस्यों से बच्चे सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख लेते हैं। दूसरा विद्यालय और शिक्षक यानी कि ये औपचारिक शिक्षा का सबसे मुख्य केंद्र होता है विद्यालय। ठीक है, और शिक्षक जहाँ व्यवस्थित ज्ञान मिलता है। उसके बाद प्रकृति और वातावरण यानी कि बच्चे आसपास की चीज़ें देखकर और छूकर अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं खेल और साथी यानी कि दोस्तों के साथ खेलने और बातचीत करने से व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। और 5वां आप लिख सकते हैं पुस्तकें और मीडिया यानी कि किताबें, टेलीविज़न और रेडियो से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आप ये 5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परियोजना विधि के कोई 3 लाभ लिखिए। तो परियोजना विधि के आपको 3 लाभ लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि परियोजना विधि के लाभ लिखेंगे। तो पहला लाभ आप यही लिख सकते हैं कि करके सीखना। इस विधि में करके सीखा जाता है। तो करके सीखना यानी बच्चे स्वयं काम करके सीखते हैं जिससे ज्ञान गहरा और स्थायी बनता है। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं सहयोग की भावना यानी कि समूह में काम करने से बच्चों में मिलकर काम करने और एक दूसरे की क्या मदद करने की आदत बनती है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं समस्या समाधान की क्षमता यानी कि परियोजना में आई कठिनाइयों को बच्चे खुद सुलझाते हैं जिससे उनकी सोचने की शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं रचनात्मकता का विकास यानी कि बच्चे अपनी परियोजना को नए नए तरीकों से बनाते हैं जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो आप ये 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अच्छे से इन्हें पढ़ें, समझें। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को नोट्स लेने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है अच्छे से, तो वो नोट्स लेकर भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक होंगे। ठीक है, इस मैराथन क्लास के अलावा ये भी आपको मिलेगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवलोकन से आप क्या समझते हैं। अवलोकन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखिए। तो अवलोकन के बारे में आपको लिखना है कि अवलोकन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले अर्थ जानते हैं। तो किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति को ध्यानपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से देखकर उससे जानकारी एकत्रित करना अवलोकन कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं यहाँ पे देखें तो विशेषताओं में आप लिख सकते हैं अवलोकन आँखों और इंद्रियों द्वारा किया जाता है। जो अवलोकन होता है वो कैसे किया जाता है, आँखों और इंद्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें व्यवस्थित और ध्यानपूर्वक तरीके से देखा जाता है। यह बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। अवलोकन से प्राप्त जानकारी विश्वसनीय और सटीक होती है। ठीक है, क्योंकि आप उसे अपनी आँखों से, इंद्रियों से द्वारा करते हैं, इसलिए जो भी जानकारी रहती है वो विश्वसनीय और सटीक रहती है इसमें। ठीक है, उदाहरण देखें पौधे की वृद्धि को प्रतिदिन देखकर नोट करना। ठीक है, जो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं। पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। पूर्वानुमान की बात हो रही है। ठीक है, यानी पिछले अनुभव और उपलब्ध जानकारी के आधार पर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगाना पूर्वानुमान कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे पिछले अनुभव और उपलब्ध जानकारी के आधार पर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगाना पूर्वानुमान कहलाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखें। यहाँ पे विशेषता देखेंगे
पूर्व अनुमान अनुभव और तथ्यों पर आधारित होता है। इसमें तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता का उपयोग होता है। यह 100% सत्य नहीं होता है, यह केवल एक अनुमान होता है। ठीक है, आप अनुमान लगाते कि नहीं मैं तो एग्जाम में 90% बना लूँगा। ठीक है, तो ये 100% सत्य नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता है कि आप अनुमान लगा रहे हैं, क्या पता आपकी 95% बन जाए, ज़्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है। आप अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं मेरी तो 100% बनेगी। ठीक है, तो ये अनुमान सत्य नहीं होता है पूरी तरीके से 100%। ठीक है, क्लियर। और आप इसमें लिख सकते हैं, इसकी विशेषता देख रहे हैं तो पूर्वानुमान वैज्ञानिक जांच का पहला चरण होता है। जो पूर्व अनुमान होता है वो वैज्ञानिक जांच का पहला चरण होता है। उदाहरण देखें तो आकाश में काले बादल देखकर वर्षा होने का अनुमान लगाना कि हाँ आज वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कि आप काले बादल देख रहे हैं कि आज तो बहुत तेज़ वर्षा होगी, क्या पता थोड़ी सी वर्षा होकर ही रुक जाए। ठीक है, तो ये अनुमान है। ठीक है, पूर्व अनुमान। उसके बाद आप लिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, अच्छे से बनाकर लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा, नो टेंशन रहिए, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में योजना बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है उसमें योजना बनाने की आवश्यकता क्यों होती है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से देखें, सबसे पहले व्यवस्थित शिक्षण यानी कि योजना से पढ़ाई क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, भटकाव नहीं होता है। ठीक है, अगर आप योजना बना के अपनी पढ़ाई करते हैं क्रमबद्ध तरीके से तो आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप भटकेंगे नहीं। ठीक है, आपको पता है कि मुझे इतने टाइम में इतना पढ़ना है, इतना कवर करना है। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य प्राप्ति यानी पहले से तय लक्ष्यों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी कि अगर आपके उद्देश्य पहले से तय है कि नहीं मुझे तो 95% बनानी है, तो आप एक व्यवस्थित योजना के साथ पढ़ते हैं, योजना बनाकर तो आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समय का सदुपयोग, पूरा पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा होता है। यानी कि आप सही समय के अनुसार पढ़ रहे हैं तो आप टाइम टेबल फिक्स है, तो आपका जो समय आपने सोच रखा है तो आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो भी सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं संसाधनों की उचित उपयोग। संसाधनों का उचित उपयोग यानी शिक्षण सामग्री सही समय पर और सही तरीके से उपयोग हो पाती है। उसके बाद आप लिख सकते हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास यानी कि सही योजना से बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, आप अच्छे से पढ़ें इनको। नेक्स्ट देखें आप, चार्ट बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाइए। चार्ट बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाइए। तो चार्ट बनाने के लिए निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मोटा कागज़ या कार्ड शीट की ज़रूरत होती है। तो चार्ट का आधार बनाने के लिए मोटा कागज़ या कार्ड शीट की ज़रूरत होती है। उसके बाद रंगीन पेन या मार्कर यानी लिखाई और रंग भरने के लिए ज़रूरत होती है। इसकी पेंसिल और रबर यानी कि रेखाएं खींचने और गलती सुधारने के लिए। उसके बाद रूलर और कैंची यानी सीधी रेखाएं खींचने और काटने के लिए। ठीक है, उसके बाद गोंद और फेविकॉल या चित्र और कागज़ चिपकाने के लिए, और रंगीन चित्र या फोटो यानी कि चार्ट को आकर्षक बनाने के लिए, और स्केल और कंपास यानी कि माप और गोलाकार आकृति बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका समझाइए। सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका आपको समझानी। तो मार्गदर्शक की भूमिका में शिक्षक बच्चों को सीधे उत्तर ना देकर सही दिशा दिखाता है और उन्हें स्वयं सोचने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप प्रेरक की भूमिका यानी कि शिक्षक बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं की प्रशंसा करता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। सहायता की भूमिका यानी कि जब बच्चों को कोई कठिनाई होती है तो शिक्षक धैर्यपूर्वक उनकी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद चौथा लिख सकते हैं वातावरण निर्माण की भूमिका। वातावरण निर्माण की भूमिका कक्षा में ऐसा माहौल बनाता है जहां बच्चे बेझिझक प्रश्न पूछ सकें और गलतियां कर सकें। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकनकर्ता की भूमिका यानी कि बच्चों की प्रगति लगातार देखना और ज़रूरत पड़ने पर मार्गदर्शन करता है। तो सारांश देखें, सुविधादाता शिक्षक ज्ञान थोपता नहीं है बल्कि
बच्चों को स्वयं ज्ञान खोजने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो आप इस सारांश पढ़कर समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट आपको। तो इस सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका आती है। एक शिक्षक निभाता है, एक तो मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, एक सुविधादाता के रूप में। उसके बाद एक प्रेरक की भूमिका निभाता है, सहायक की भूमिका निभाता है और वातावरण निर्माता की भूमिका भी निभाता है, मूल्यांकनकर्ता की भी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, समझें आप। बस आप क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दो भाई। आपके लाइक नहीं आ रहे, लाइक बहुत कम आते हैं आपके, तो आप लाइक करें सभी बच्चे ईमानदारी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना बनाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप इकाई योजना बना रहे हैं तो आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो देखते हैं। तो उद्देश्य स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य हो। उद्देश्य बच्चों के स्तर के अनुसार होने चाहिए ताकि उन्हें हासिल किया जा सके। दूसरा आप लिख सकते हैं विषय वस्तु उचित हो, यानी कि पाठ्य सामग्री बच्चों की आयु, कक्षा और स्तर के अनुसार होनी चाहिए। समय का सही निर्धारण हो, समय का सही निर्धारण हो, यानी कि प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय दिया जाए ताकि जल्दबाजी ना हो। उसके बाद आप लिख सकते हैं शिक्षण सामग्री पहले से तैयार हो, यानी चार्ट, मॉडल, चित्र और अन्य सामग्री पहले से बना लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्यांकन की विधि पहले से तय हो, यानी कि बच्चों की जांच कैसे होगी यह पहले से सोच कर रखें। उसके बाद लचीलापन, यानी कि लचीलापन रखें, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर योजना में बदलाव किया जा सके ऐसी व्यवस्था भी रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोष लिखिए। देखो प्रश्नोत्तर प्रविधि के आपको दोष लिखने हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है उसके दोष यहाँ पे देखेंगे। तो एक तरफा शिक्षण, यानी कि इसमें केवल शिक्षक प्रश्न पूछता है और बच्चे सिर्फ उत्तर देते हैं, बच्चों की सक्रिय भागीदारी कम होती है इसमें। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कमज़ोर बच्चे पीछे रह जाते हैं, यानी कि होशियार बच्चे ही उत्तर देते हैं और कमज़ोर बच्चे चुप रहते हैं, चुप रह के वहीं की वहीं बैठ जाते हैं वो। और तीसरा गहन ज्ञान नहीं मिलता है इसमें, केवल छोटे प्रश्नों से विषय की गहरी समझ नहीं बन पाती है। उसके बाद लिख सकते हैं आप समय की बर्बादी, यानी कि हर बच्चे से प्रश्न पूछने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो आप ये 4 इसके दोष लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि के। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समूह कार्य के उद्देश्य लिखिए कि एक समूह कार्य के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सहयोग की भावना विकसित करना होता है। सबसे पहले तो बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं समूह में। ठीक है, नेतृत्व क्षमता बढ़ना, यानी कि बच्चों में आगे बढ़कर काम करने की भावना जागती है। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान, यानी कि बच्चे एक दूसरे के विचार सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं जिम्मेदारी की भावना, यानी कि हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करता है। सामाजिक गुणों का विकास, यानी मिलकर काम करने से सामाजिकता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या अर्थ होता है। जो सूचना संचार एवं तकनीकी का क्या अर्थ होता है, देख लो 804 पेपर जो आपका रहा था, 805 पेपर रहा था आपका कंप्यूटर वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। देख लो, मैं कहा था ना कि हर एक प्रश्न, यानी हर एक पेपर में एक ना एक जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो एक दूसरे पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन आप जो पीछे याद करके आए ना वो कहीं ना कहीं आगे के पेपरों में काम आते हैं। ठीक है, तो 805 पेपर का क्वेश्चन है ये। तो सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या अर्थ है, ICT का यहाँ पे देखेंगे। तो सूचना एवं संचार तकनीक वह तकनीक है जिसके द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करना, संग्रहित करना, प्रसारित करना और आदान प्रदान करना संभव हो। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें तो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो आदि। ठीक है, अब इसके शिक्षा में उपयोग देखें तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना, इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करना, वीडियो और एनिमेशन से बच्चों को समझाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य सामग्री के स्रोत लिखिए। तो पाठ्य सामग्री का आप स्रोत लिखेंगे, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों में NCERT और MP बोर्ड की पुस्तकें मुख्य स्रोत होंगी। इसमें पुस्तकालय, यानी कि विभिन्न पुस्तकें और पत्रिकाएं, प्रकृति और वातावरण, यानी कि आपस की चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, नदी पहाड़,
इंटरनेट और मीडिया यानी कि वेबसाइट, यूट्यूब, टेलीविज़न, ठीक है। उसके बाद समुदाय और लोग यानी कि बुजुर्गों और विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी, और आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं संग्रहालय और प्रदर्शनी यानी कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखें। ये पाठ्य सामग्री के स्रोत हैं, ये आपने लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से याद करके जाएं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संकेतक का अभिप्राय। संकेतक क्या होता है, संकेतक का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। संकेतक, तो संकेतक के बारे में यहाँ पे जानेंगे। संकेतक वे मापदंड या कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर यह जांचा जाता है कि बच्चे ने कितना और क्या सीखा। सरल शब्दों में जाने तो संकेत वह पैमाना है जो बताता है कि सीखने का उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये संकेतक होता है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर समझेंगे। उदाहरण देखें तो बच्चा पानी के स्रोतों के 3 नाम बता सकें, बच्चा पर्यावरण की परिभाषा लिख सकें, ठीक है। तो आप ये उदाहरण के तौर पर अच्छे से समझें, लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पाठ्य योजना को परिभाषित कीजिए। पाठ्य योजना को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे परिभाषा देखेंगे पाठ्य योजना की। तो पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा किसी एक पाठ को पढ़ाने से पहले बनाई गई वह लिखित योजना है जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन का विवरण होता है। तो ये आप पाठ्य योजना के बारे में लिख सकते हैं, पाठ्य योजना की परिभाषा, ठीक है। ये आप पाठ्य योजना की परिभाषा लिख सकते हैं। पाठ्य योजना में शामिल चीज़ें भी लिख सकते हैं आप। तो सामान्य उद्देश्य यानी पाठ से क्या सीखना है, शिक्षण सामग्री यानी क्या क्या सामग्री उपयोग होगी, शिक्षण विधि यानी कैसे पढ़ाया जाएगा, और मूल्यांकन यानी बच्चों ने कितना सीखा और कैसे जांचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के अर्थ भी आना चाहिए। तो अर्थ यहाँ पे देखें, पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से बना है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो परि प्लस आवरण से बना है, ठीक है। परि प्लस आवरण, जहाँ परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि का क्या अर्थ होता है, चारों ओर होता है परि, और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या घेरने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अर्थात जाने यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और समाज, ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये अर्थात में इसे समझ सकते हैं। तो 2 प्रकार का पर्यावरण होता है। तो यहाँ पे देखें, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे नदी, पहाड़, वन, वायु आदि हो गए, और एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है जैसे घर, सड़क, कारखाने, स्कूल जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य लिखिए। तो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य आप लिख सकते हैं जागरूकता, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करना होता है। और आप लिख सकते हैं ज्ञान प्राप्ति यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की सही जानकारी देना। तीसरा आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक सोच यानी कि बच्चों में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और आप चौथा लिख सकते हैं संरक्षण की भावना यानी कि पर्यावरण को बचाने और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देना। और पांचवा आप लिख सकते हैं व्यवहारिक कौशल यानी कि बच्चे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर सिखाना, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृष्ठ पोषण द्वारा सीखना क्या है। पृष्ठ पोषण द्वारा सीखना क्या है, आपको इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जब बच्चा कोई कार्य करता है और शिक्षक उसे उसके कार्य के बारे में जानकारी देता है कि वह सही है या गलत है, इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ पोषण द्वारा सीखना कहते हैं, ठीक है। यानी फीडबैक कहते हैं इसे पृष्ठ पोषण। यानी किसी बच्चे का आप कार्य चेक कर रहे हैं और आप उसे बता रहे हैं कि आपने जो कार्य किया है वो गलत है या सही है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे पृष्ठ पोषण द्वारा सीखना कहते हैं। क्लियर। अब इसकी विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चे को पता चलता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत किया, गलतियाँ सुधारने का मौका भी मिलता है बच्चे को, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, साथ ही साथ उसकी गलतियाँ भी ठीक हो जाती हैं। सीखने की प्रतिक्रिया तेज और प्रभावी बनती है क्योंकि उसे अपनी गलतियों का पता चल गया तो वो आगे ये गलती नहीं करेगा, जल्दी अच्छे से सीखेगा आगे। उदाहरण देखें तो बच्चे ने गणित का सवाल हल किया, शिक्षक ने बताया कि कहाँ गलती हुई है, यही तो पृष्ठ पोषण है, ठीक है। आप जो भी आप कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जो भी आप, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन याद किए, ठीक है, आपने शिक्षक से सलाह ली, शिक्षक ने बताया नहीं आपने ये क्वेश्चन गलत किया, इसका आंसर ये होगा, तो यही क्या है, यही पृष्ठ पोषण है, ठीक है। आपकी गलती का पता चल गया आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से क्या तात्पर्य है? GMT से क्या तात्पर्य है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अर्थ देखेंगे, तो अर्थ देखें ग्रीनविच मीन टाइम वह मानक समय है। क्या एक मानव समय जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यानी यह विश्व का मानक समय है जिसमें सभी देशों का समय निर्धारित होता है। भारत का समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट तक 30 मिनट आगे है। इसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इसका उपयोग नौवहन विमानन और मौसम विज्ञान में होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के प्रभावी शिक्षण हेतु अनिवार्यताएं क्या हैं? पर्यावरण अध्ययन के प्रभावी शिक्षण हेतु अनिवार्यताएं क्या हैं? तो उचित शिक्षण विधि देखेंगे, बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार विधि अपनाई जाए। उसके बाद शिक्षण सामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग हो। क्षेत्र भ्रमण यानी कि बच्चों को प्रकृति में ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षण यानी बच्चे की रुचि और जिज्ञासा को केंद्र में रखा जाए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद मूल्यांकन यानी कि नियमित रूप से बच्चों की प्रगति जांची जाए। ICT का उपयोग यानी कंप्यूटर इंटरनेट से शिक्षण को रोचक बनाया जाए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रयोग विधि की विशेषताएं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। सरल और इजी भाषा रखिए नोट्स में। क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हैं, आप इन्हें पढ़ें अच्छे से। नोट्स लेना चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। क्लास को 3-4 बार देख लो, आराम से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है और भी करा देंगे इस क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रयोग विधि की विशेषताएं आपको बतानी। ठीक है, प्रयोग विधि की विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले करके सीखना यानी कि बच्चे स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं जिससे ज्ञान स्थायी बनता है। ठीक है, प्रयोग विधि में वैज्ञानिक सोच का विकास होता है यानी बच्चों में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। जिज्ञासा की संतुष्टि यानी कि बच्चे स्वयं देखकर और परख कर संतुष्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रुचि और आनंददायक यानी प्रयोग करना बच्चों को मज़ेदार लगता है। वास्तविक ज्ञान यानी कि किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। निरीक्षण शक्ति बढ़ती है यानी कि बच्चे ध्यान से देखकर और समझना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संकल्पना या अवधारणा से क्या तात्पर्य है? संकल्पना या अवधारणा से क्या तात्पर्य आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सबसे पहले अर्थ समझते हैं इसका। किसी विचार, वस्तु या घटना के बारे में मन में बनी सामान्य समझ या धारणा को संकल्प या अवधारणा कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो जब हम किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या अनुभव करके उसके बारे में एक सामान्य विचार बना लेते हैं, वही क्या है? अवधारणा है। ठीक है, उदाहरण सहित समझें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे पानी ठंडा होता है, यह एक क्या है? अवधारणा है कि पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, ये क्या एक अवधारणा है? पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है। इसकी विशेषता देखिए, ये अनुभव पर आधारित होती है, यह सोचने समझने की शक्ति बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता लिखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री की आपको क्या लिखनी है? उपयोगिता लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीखना आसान होता है। इससे क्या होता है? सीखना कैसा होता है? आसान होता है। चित्र, मॉडल और चार्ट से कठिन विषय भी आसानी से समझ आता है और रुचि और ध्यान बढ़ता है यानी कि बच्चे रंगीन और आकर्षक सामग्री से जल्दी सीखते हैं। तीसरा देखें तो ज्ञान स्थायी बनता है यानी कि देखकर, छूकर सीख की बात लंबे समय तक याद रहती हैं। उसके बाद समय की बचत यानी सामग्री से कम समय में अधिक समझाया जाता है।
जा सकता है। और यहाँ पे 5वां लिख सकते हैं आप, सभी बच्चों तक पहुँचे, यानी कि कमज़ोर और तेज सभी बच्चे सामग्री से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता है ये कि इनसे क्या क्या जरूरत होती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, तो आप इन्हें अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझते हुए आपको लिखना है और याद करने क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभ्यास कार्य के निहितार्थ लिखिए। तो अभ्यास कार्य के निहितार्थ आपको लिखने हैं, तो अभ्यास कार्य के निहितार्थ आप लिखेंगे। यहाँ पे ज्ञान को पक्का करना होता है अभ्यास कार्य के निहितार्थ में। तो बार बार अभ्यास करने से सीखी हुई बात याद रहती है। कमजोरी पहचानना, यानी कि अभ्यास से बच्चे और शिक्षक दोनों का पता चलता है कि कहाँ कमी है। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना, यानी कि अभ्यास से बच्चे परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ लिखते हैं। अगर आप अभ्यास कर करके सारी चीज़ें आप पे आ जाएंगी, आप सीख जाएंगे, तो फिर तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर तो आप सारे क्वेश्चन कराओगे एग्जाम में। स्वतंत्र रूप से काम करना, यानी कि बच्चे अकेले काम करना सीखते हैं इसमें। ठीक है, आप मेरी क्लास को कम से कम 10 बार देखिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, फिर आप एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ लिख के आएंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, ये है इसका मतलब। नियमितता का विकास, यानी कि रोज अभ्यास करने से बच्चों में नियमितता की आदत बन जाती है, फिर आप रेगुलर करने लगते हैं पढ़ाई अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधिगम संसाधन के उद्देश्य लिखिए। अधिगम यानी कि सीखना होता है, तो सीखने संसाधन यानी अधिगम संसाधन के आपको क्या लिखने हैं, उद्देश्य यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य देखते हैं, सीखने को सरल बनाना। सीखने को सरल बनाना यानी जटिल विषयों को आसान तरीके से समझाना होता है। बच्चों की रुचि जगाना, यानी कि विभिन्न संसाधनों से बच्चों में पढ़ाने की जिज्ञासा बढ़ाना होता है। स्वयं सीखने की क्षमता विकसित करना, यानी कि बच्चे संसाधनों की मदद से खुद सीखें। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं ज्ञान को स्थायी बनाना, यानी देखकर, सुनकर और करके सीखी बात लंबे समय तक क्या रहती है, याद रहती है। उसके बाद आप लिख सकते हैं शिक्षण को प्रभावी बनाना, यानी कि शिक्षक संसाधनों की सहायता से बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक विधि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखनी है आपको वैज्ञानिक विधि की। तो देखते हैं यहाँ पे विशेषताएं लिखते हैं हम। तो व्यवस्थित और क्रमबद्ध, तो वैज्ञानिक विधि में हर काम एक निश्चित क्रम में होता है। पहले समस्या, फिर परिकल्पना, फिर प्रयोग और फिर निष्कर्ष। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, व्यवस्थित और क्रमबद्ध। ठीक है, आप इन पॉइंट के आधार पर लिख सकते हैं एग्जाम में। तथ्यों पर आधारित, दूसरी विशेषता हो जाएगी तथ्यों पर आधारित, यानी कि इसमें अनुमान नहीं बल्कि प्रमाण और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाता है। ठीक है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं, तीसरी विशेषता दोहराया जा सकता है, यानी कि इस विधि से किया गया प्रयोग कोई भी कहीं भी दोबारा करके जांच सकता है। ठीक है, तो ये दोहराया जा सकता है इस विधि का प्रयोग। और निष्पक्ष होती है ये। चौथा आप लिख सकते हैं निष्पक्ष होती है, यानी कि इसमें व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता है, केवल सत्य को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें केवल सत्य को महत्व दिया जाता है। तो ये 4 विशेषताएं आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक विधि की, ये 4 विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नक्शा और चित्र में 2 अंतर लिखिए। ये हम आपको पहले करा चुके हैं, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है जी फिर से। तो एक बार और समझ लें अच्छे से। नक्शा एक निश्चित पैमाने पर बनाया जाता है, जबकि चित्र का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर देखें, नक्शा किसी स्थान भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि एक चित्र वस्तु, व्यक्ति या घटना को दर्शाता है। उसके बाद नक्शे में विशेष चिन्ह और संकेत होते हैं, जबकि चित्र में रंग और आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, ये आप अंतर देख सकते हैं दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में कोई 2 सावधानियां लिखिए। तो आपको यहाँ पे 2 सावधानियां लिखनी है। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में आप 2 सावधानियां लिखेंगे। तो पहली सावधानी आप लिखेंगे यहाँ पे, सुरक्षित स्थान पर रखें। तो शिक्षण सामग्री को नमी, धूप और धूल से बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं कि नियमित सफाई करें, यानी कि सामग्री को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक उपयोगी रहे। उसके बाद सूची बनाकर रखें। सूची बनाकर रखें यानी सभी सामग्री की सूची बनाकर रखें ताकि ज़रूरत
पर आसानी से मिल जाए, ठीक है, जब भी ज़रूरत हो, ताकि वो आप आसानी से उसे ढूंढ सकें सूची के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लिख सकते हैं टूटी फूटी सामग्री ठीक करें, यानी खराब हो गई सामग्री को तुरंत ठीक करें या बदलें, ठीक है। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। 4 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। शिक्षण सामग्री के रखा रखाव को 2 सावधानियाँ बोल रहा था, हमने यहाँ पे 4 सावधानियाँ आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अधिगम संसाधन के 2 उद्देश्य बताइए। अधिगम संसाधन के आपको 2 उद्देश्य लिखने। तो पहला उद्देश्य आप लिखेंगे सीखने को सरल और रोचक बनाना, यानी कि संसाधनों की सहायता से कठिन विषय भी बच्चों को आसानी से समझ आता है। कठिन विषय भी बच्चों को आसानी से समझ आता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि ज्ञान को स्थायी बनाना, यानी कि देखकर, सुनकर और छूकर सीखी बात लंबे समय तक याद रहती हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं स्वयं सीखने की क्षमता विकसित करना, यानी कि बच्चे संसाधनों की मदद से खुद सीखने में सक्षम बनते हैं। चौथा आप लिख सकते हैं शिक्षण को प्रभावी बनाना, यानी कि शिक्षक बेहतर तरीके से और कम समय में अधिक सिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी ये 4 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए आपको सारे पॉइंट को याद करना है ध्यान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना के प्रकार लिखिए। तो इकाई योजना के आपको प्रकार लिखने। तो इकाई योजना के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे। पहला यहाँ पे देखेंगे विषय केंद्रित इकाई योजना, यानी किसी एक विषय को केंद्र में रखकर बनाई जाती है। दूसरा आप देखें बाल केंद्रित इकाई योजना, यानी कि बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है। तीसरा आप लिख सकते हैं क्रियाकलाप केंद्रित इकाई योजना, यानी कि बच्चों को करके सीखने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। चौथा आप यहाँ पे लिखेंगे अनुभव केंद्रित इकाई योजना, यानी बच्चों के अनुभवों को आधार बनाकर बनाई जाती है, ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं आराम से, इसमें नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भ्रमण या पर्यटन विधि के कोई 2 दोष लिखिए। भ्रमण या पर्यटन दोनों एक ही चीज़ होती है। भ्रमण यानी घूमना, कहीं पे जाना, ठीक है, और पर्यटन भी वही होता है। विधि के 2 दोष लिखने। भ्रमण या पर्यटन विधि के आपको 2 दोष लिखने हैं, ठीक है। दोष बताने हैं। तो अधिक समय और धन खर्च होता है इसमें। भ्रमण में यातायात, खाने और अन्य खर्चों में बहुत समय और पैसा लगता है। देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि आप ताजमहल जा रहे हैं, ठीक है, भ्रमण करने के लिए, ताजमहल का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका पैसा भी बहुत खर्च होगा और समय भी अधिक लगेगा इसमें, ठीक है। पहला दोष आप ये लिख सकते हैं भ्रमण विधि का। दूसरा आप लिख सकते हैं सुरक्षा की समस्या, यानी कि छोटे बच्चों को बाहर ले जाने में दुर्घटना का खतरा रहता है। यदि आप दूसरे जगह लेके जाएंगे बच्चों को तो दुर्घटना का भी खतरा हो सकता है बाहर ले जाने में। तीसरा आप लिख सकते हैं अनुशासन की घटना, यानी कि अधिक बच्चों को बाहर नियंत्रित करना मुश्किल होता है, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं सभी विषयों में संभव नहीं है। सभी विषयों में संभव नहीं है, यानी कि हर विषय के लिए भ्रमण करना व्यावहारिक नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये इसमें 4 पॉइंट लिखेंगे इसके दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रायोजना विधि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो प्रायोजना विधि की आपको 3 विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है। तो पहली विशेषता आप लिखेंगे कि वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। ये परियोजना विधि में बच्चे वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करते हैं। बाल केंद्रित यानी कि इसमें बच्चे स्वयं योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं। शिक्षक केवल इसमें मार्गदर्शन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद सामूहिक कार्य, यानी कि बच्चे मिलकर काम करते हैं, जिससे सहयोग और टीम वर्क की भावना क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप चौथा लिख सकते हैं कि करके सीखने पर जोर, यानी कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, जिससे ज्ञान स्थायी बनता है इसमें, ठीक है। तो आप इसके भी ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं इसकी विशेषता में, परियोजना विधि की विशेषता में, ठीक है। अच्छे से सारे क्वेश्चन को करेंगे, इनमें से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आप सभी क्या लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, सबसे पहले लाइक कमेंट, ठीक है, लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब रहेंगे हमारे चैनल पे तो आप हर एक वीडियो हर एक क्लास को जल्दी देख पाएंगे और MPDLED से जो भी रिलेटेड संबंधित जानकारी रहेगी वो भी आप पर सबसे पहले पहुँचेगी। इससे आगे जो भी आप कमेंट करना चाहें कमेंट करेंगे, इस पर अच्छे से पॉजिटिव कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा विधि, परीक्षा विधि के 3 उपयोग लिखिए। तो परीक्षा विधि के आपको 3 उपयोग यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले जिज्ञासा बढ़ाना, यानी कि इस विधि से बच्चों में स्वयं जानने और खोजने की इच्छा बढ़ती है, स्वयं जानने और खोजने की इच्छा बढ़ती है। और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना, यानी कि बच्चे प्रश्न पूछना और उत्तर खोजना सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं, बच्चे प्रश्न पूछना उत्तर खोजना सीखते हैं। तीसरा आप लिखेंगे समस्या समाधान, यानी कि बच्चे किसी भी समस्या को स्वयं सुलझाने में क्या रहते हैं, सक्षम बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आप चौथा लिखेंगे स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन यानी कि बच्चे अपनी सोच से निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। ठीक है। ये आप 4 इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, आराम से नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल्म या चलचित्र के 3 शैक्षिक लाभ लिखिए। फिल्म यानी कि मूवी, जो फिल्म आप देखते हैं, और जो चलचित्र होते हैं उनसे आपको क्या शैक्षिक लाभ मिलता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। तो शैक्षिक लाभ के बारे में यहाँ पे लिखेंगे फिल्म और चलचित्र से, यानी कि पहला देखें तो आकर्षक और रोचक शिक्षण होता है, यानी कि फिल्म देखकर बच्चे रुचि के साथ सीखते हैं और जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, समझते हैं। और उसके बाद दूसरा लिखेंगे वास्तविक अनुभव, यानी कि फिल्म के माध्यम से बच्चे ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो वास्तव में दिखाना संभव नहीं है, जैसे ज्वालामुखी, समुद्र, अंतरिक्ष। ठीक है। उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे ज्ञान स्थायी बनता है, यानी कि देखकर और सुनकर सीखी बात लंबे समय तक याद रहती है। उसके बाद कठिन विषय सरल होते हैं, यानी कि जटिल वैज्ञानिक और सामाजिक विषय फिल्म से आसानी से समझाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेलीविज़न की 3 सीमाएं लिखिए। तो टेलीविज़न की आप इसमें 3 सीमाएं लिखेंगे। तो टेलीविज़न की 3 सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहली लिखेंगे एक तरफा संचार, यानी कि टेलीविज़न में बच्चा केवल देख और सुन सकता है, प्रश्न नहीं पूछ सकता है। ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं महंगा साधन। टेलीविज़न एक महंगा साधन है, यानी कि टेलीविज़न और बिजली का खर्च सभी स्कूलों के लिए वहन करना कठिन होगा। ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे समय की पाबंदी, यानी कार्यक्रम निश्चित समय पर आते हैं तो ज़रूरत के अनुसार नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है। चौथा आप लिखेंगे हानिकारक कार्यक्रम, यानी कि अनुचित कार्यक्रम बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम संसाधन का वर्णन कीजिए। अधिगम संसाधन का वर्गीकरण लिखिए। तो वर्गीकरण लिखना है आपको अधिगम संसाधन का। तो अधिगम संसाधन को निम्न भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से भागों में बांटा जाता है अधिगम संसाधन को, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दृश्य संसाधन। दृश्य संसाधन यानी कि विजुअल बोलते हैं इंग्लिश में। तो दृश्य साधन आपके कौन कौन से होते हैं, चार्ट, नक्शा, चित्र, श्यामपट्ट, मॉडल, जिसे आप आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होते हैं श्रव्य संसाधन, जिन्हें आप कानों से सुन सकते हैं, ऑडियो यानी कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषण आदि और भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दृश्य और श्रव्य संसाधन, यानी कि जिन्हें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऑडियो विजुअल। ठीक है। यानी टेलीविज़न हो गया, फिल्म, कंप्यूटर वगैरह। ठीक है। उसके बाद आपका आता है चौथा मुद्रित संसाधन। मुद्रित संसाधन यानी कि प्रिंटेड, यानी कि पाठ्य पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, नोट्स वगैरह आपके। ठीक है। बुक्स वगैरह हो जाएंगी इसमें। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष अनुभव संसाधन, यानी कि भ्रमण, प्रयोगशाला, प्रकृति। ठीक है। ये आप इसमें लिख सकते हैं प्रत्यक्ष अनुभव संसाधन में। तो ये 5 पॉइंट आप लिखेंगे, आराम से आपको नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है। अधिगम संसाधन है ये सीखने के संसाधन, यानी कि सीखने के संसाधन है। ठीक है। अधिगम यानी कि सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम संसाधन का अर्थ बताते हुए एक परिभाषा लिखिए। तो अधिगम संसाधन का आपको अर्थ बताना है और उसकी एक परिभाषा भी लिखनी है अधिगम संसाधन की, यानी कि सीखने के संसाधन की। ठीक है। तो अर्थ देखें तो वे सभी संसाधन, सामग्री और स्रोत जो बच्चों को सीखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, वो अधिगम संसाधन कहलाते हैं। जिनसे बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वो क्या है, सारे अधिगम संसाधन है। परिभाषा यहाँ पे देखेंगे आप, तो अधिगम संसाधन वे समस्त भौतिक और अभौतिक संसाधन है, अभौतिक साधन है जो शिक्षण, अधिगम,
प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और रोचक बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखें तो चार्ट, मॉडल, कंप्यूटर, पाठ्यपुस्तक, भ्रमण आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य आपको लिखने हैं, तो यहाँ पे आप उद्देश्य लिखेंगे बच्चों की प्रगति जानना, पढ़ाई के दौरान बच्चे कितना सीख रहे हैं यह जांचना, कमजोरियां पहचानना यानी कि बच्चे की कठिनाइयों को समय रहते पहचान कर दूर करना। ठीक है, तीसरा आप लिखेंगे शिक्षण विधि सुधारना, यानी कि यदि बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो शिक्षक अपनी विधि बदल सकता है। प्रेरणा देना, यानी कि बच्चों को उनकी प्रगति बताकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे नियमित जांच, यानी कि परीक्षा का इंतजार किए बिना नियमित रूप से सीखने की जांच करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये 5 पॉइंट इसमें लिखें। संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं जी 5। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स आप ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की 3 विशेषताएं लिखी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला लिखेंगे आप सतत निरंतर, यानी कि यह मूल्यांकन पूरे वर्ष चलता रहता है, केवल परीक्षा के समय नहीं, पूरे वर्ष। ठीक है, व्यापक यानी कि इसमें बच्चे के शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन होता है, जैसे पढ़ाई, खेल, कला, व्यवहार। ठीक है, बाल केंद्रित यानी कि इसमें हर बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति देखी जाती है, तुलना नहीं की जाती। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चौथा लिखेंगे आप भय मुक्त मूल्यांकन होता है, यानी कि बच्चों पर परीक्षा का बोझ नहीं होता है, वे सहज रूप से मूल्यांकित होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कौन सा मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ये विशेषताएं आपकी, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ये देखो सारे आप इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट के नीचे पीछे जो लगाए ना, शिक्षण लगाए, पेडागोजी लगाए, शिक्षण मेथड लगाए, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, इसमें पर्यावरण रिलेटेड और शिक्षण रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, जो कि शिक्षण रिलेटेड आज तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन समझे हैं, करे हैं इनमें से, तो उसी हिसाब से आपको करने हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव एवं पर्यावरण में 3 संबंध स्पष्ट कीजिए। मानव और पर्यावरण में आपको 3 संबंध स्पष्ट करने हैं, तो चलिए इनमें संबंध स्पष्ट करते हैं। पहला संबंध देखेंगे तो निर्भरता का संबंध। पहला संबंध आता है निर्भरता का संबंध, यानी कि मनुष्य अपनी सभी ज़रूरतें जैसे भोजन, पानी, हवा, लकड़ी पर्यावरण से पूरी करता है, और मनुष्य पर्यावरण के बिना जीवित नहीं रह सकता है। क्लियर, मनुष्य पर्यावरण के बिना क्या नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सारी ज़रूरतें मनुष्य की कौन पूरा करता है, पर्यावरण करता है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे प्रभाव का संबंध। प्रभाव का संबंध यानी कि मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है, जैसे पेड़ काटना, प्रदूषण फैलाना, बदले में पर्यावरण भी मनुष्य को प्रभावित करता है, जैसे बाढ़, सूखा, बीमारियां आदि देना। ठीक है, तीसरा आप लिखेंगे संरक्षण का संबंध, यानी कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, पेड़ लगाए, प्रदूषण कम करे, जल बचाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। 3 पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य लिखिए। आप ये पहले भी कर चुके हैं, ये बाल्यावस्था वाले टॉपिक में भी किए थे क्लास में। 801 और 803 इनमें भी ये क्वेश्चन आए थे, 802 में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, सारी सब्जेक्ट 1 से 2 और फर्स्ट ईयर वालों के भी रहते हैं और सेकेंड ईयर वालों के भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य में पहला उद्देश्य देखें बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चे की रुचि, ज़रूरत और अनुभव को शिक्षा का केंद्र बनाना है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे बोझ मुक्त शिक्षा। दूसरा क्या हो जाएगा, बोझ मुक्त शिक्षा, यानी कि किताबी बोझ कम करके बच्चों को समझकर सीखने का अवसर देना। उसके बाद रटने की
प्रवृत्ति समाप्त करना, यानी कि बच्चे रटे नहीं बल्कि सोचें, समझें और सीख और खोजें। ठीक है। उसके बाद जीवन से जोड़ना, यानी कि शिक्षा को बच्चे के वास्तविक जीवन से और समाज से जोड़ना। ठीक है। 5वां लिखें आप जहाँ सर्वांगीण विकास। 5वां पॉइंट सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक विकास करना। 6ठे में आप लिख सकते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी वर्गों के बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ठीक है। तो आप ये 6 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं उद्देश्य के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य हो जाएंगे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा परिचर्चा के लिए कोई 2 स्रोत लिखिए। ठीक है। कक्षा परिचर्चा के लिए आपको 2 स्रोत लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय और प्रश्न कक्षा परिचर्चा का मुख्य आधार होते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इनमें छपी खबरें और लेख परिचर्चा के लिए अच्छे विषय होते हैं। बच्चों के अनुभव, यानी कि बच्चों के घर और समाज के अनुभव भी परिचर्चा का अच्छा स्रोत होते हैं। टेलीविज़न और रेडियो, इन पर देखी सुनी बातें भी परिचर्चा में काम आती हैं। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं परिचर्चा में, कक्षा परिचर्या, यानी कक्षा में चर्चा होती है, उन टॉपिक की बात हो रही है, यानी किस किस टॉपिक पर आप कक्षा में परिचर्चा कर सकते हैं, यानी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं आप। समाचार पत्रिकाएं और बच्चों के अनुभव पर भी, और टेलीविज़न और रेडियो सुनी हुई बातों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना संरचना के कोई 2 बिंदु लिखिए। इकाई योजना संरचना के कोई 2 बिंदु आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य निर्धारण। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण, यानी कि इकाई योजना में सबसे पहले यह तय किया जाता है कि बच्चों को क्या सिखाना है और क्या उद्देश्य प्राप्त करने। ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन, यानी कि उद्देश्य के अनुसार पाठ्य सामग्री तय की जाती है कि क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं शिक्षण विधि, यानी कि यह तय किया जाता है कि किस विधि से क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है। कि आप बच्चों को किस विधि से क्या पढ़ाएं ताकि वो बच्चों को जल्दी से समझ आ जाए। उसके बाद आप लिख सकते हैं मूल्यांकन योजना, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा, इसकी जांच कैसे होगी, यह तय किया जाता है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं इकाई योजना संरचना में। ठीक है। तो ये इसके 2 बिंदु पूछे, लेकिन हमने इसमें आपको 4 बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन की कोई एक परिभाषा लिखी। तो मूल्यांकन की आपको परिभाषा लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं परिभाषा, यहाँ पे देखेंगे परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले तो मूल्यांकन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जांचा जाता है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। यानी कि सरल शब्दों में समझे आप, तो बच्चों ने जो पढ़ा उसे वे कितना समझे और कितना सीखा, यह जांचने की जो प्रक्रिया होती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। आप और अच्छे से पढ़ेंगे, बच्चों ने जो पढ़ा उसे वे कितना समझे और सीखे, यह जांचने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुभव द्वारा सीखना से आप क्या समझते हैं। अनुभव द्वारा सीखना से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं हम यहाँ पे अर्थ, फिर उसके बाद विशेषताएं देखेंगे इसकी। तो जब बच्चा स्वयं करके, देखकर और महसूस करके कुछ सीखता है तो उसे अनुभव द्वारा सीखना कहते हैं। ठीक है। इसकी विशेषताएं देखें तो यह सीखना स्थायी और गहरा होता है, क्योंकि इसे बच्चा खुद स्वयं करके और अनुभव करके सीख रहा है, देखकर सीख रहा है, तो कैसा होगा, स्थायी होगा। बच्चा वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखता है। जो बच्चा है वो छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए ही तो सोचेगा, सीखेगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसमें बच्चे की सभी इंद्रियां सक्रिय यानी एक्टिव रहती हैं। यह सीखना रोचक और आनंददायक होता है। उदाहरण देखें, बच्चे ने बाग में जाकर पेड़ पौधे देखे और उनके बारे में सीखा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। बच्चे स्वयं करके देखकर सीख रहा है तो ये गहरा भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
मानचित्र एवं चित्र में एक अंतर लिखिए। मानचित्र और चित्र में आपको एक अंतर बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक अंतर ही पूछा है। तो मानचित्र किसी भौगोलिक स्थान या क्षेत्र को एक निश्चित पैमाने पर दर्शाता है, जबकि एक चित्र किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को बिना किसी पैमाने के दर्शाता है। ठीक है, ये हम पहले भी करा चुके हैं, आपको 3-4 अंतर बताए थे, उनमें से आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र क्या है, अर्थ जाने। सबसे पहले तो रेखाओं की सहायता से बनाया गया सरल और स्पष्ट चित्र। रेखाओं की सहायता से बनाया गया सरल और स्पष्ट चित्र जो किसी वस्तु, स्थान या विचार को दर्शाता है, रेखा चित्र कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे विशेषताएं देखें इसकी। तो यह सरल रेखाओं से बनाया जाता है, इसमें रंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये जल्दी और आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें जटिल जानकारी सरल तरीके से दिखाई जा सकती है। ठीक है, जैसे किसी नदी, पहाड़ या रास्ते को रेखा चित्र से बनाना। ठीक है, ये उदाहरण पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षण सहायक सामग्री क्यों उपयोगी है? शिक्षण सहायक सामग्री क्यों उपयोगी है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो क्यों उपयोगी होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो सीखना आसान होता है इससे, यानी कठिन विषय को चित्र और मॉडल से आसानी से समझा जा सकता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, इससे आप किसी भी टॉपिक को आसानी से समझा सकते हैं। तो इससे क्या है, सरल आसान हो जाता है, सीखना कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है, और एक शिक्षक के लिए सिखाना भी आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे रुचि और ध्यान बढ़ता है, यानी कि बच्चे रंगीन और आकर्षक सामग्री से जल्दी सीखते हैं। जैसे आप कोई चार्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ABCD पढ़ा रहे हैं, तो फ्रूट्स के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सेब, एप्पल, केला, तो ये चीज़ आप एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। चार्ट क्या है, एक सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री। ब्लैक बोर्ड क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री है। जो सिखाने में जो चीज़ें काम आती हैं वो सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद ज्ञान स्थायी बनता है, यानी कि देखकर और छूकर सीखी बात लंबे समय तक याद रहती हैं। उसके बाद सभी बच्चों को लाभ यानी कमज़ोर और तेज सभी बच्चे सामग्री से समान लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ उसे पढ़ते हैं शिक्षक सामग्री की सहायता से। ठीक है, समय की बचत, यानी कि सामग्री से कम समय में अधिक समझाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्यावरण शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री का महत्व लिखिए। तो पर्यावरण की बात हो रही है, तो पर्यावरण शिक्षण में जो पर्यावरण शिक्षण है उसमें जो सहायक शिक्षण सामग्री का महत्व आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि पर्यावरण की वास्तविक वस्तुएं दिखाकर बच्चे को सीधा अनुभव दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे जटिल विषय सरल होते हैं, यानी कि परिस्थिति की प्रदूषण जैसे कठिन विषय चार्ट और मॉडल से सरल हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यानी कि चित्रों और फिल्मों से बच्चों में पर्यावरण बचाने की भावना जागती है। उसके बाद वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, यानी कि प्रयोग और निरीक्षण से बच्चे तर्कपूर्ण सोचना सीखते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्यावरण अध्ययन की उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन में किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? पर्यावरण अध्ययन की उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन में किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल और स्पष्ट हो। पुस्तक की भाषा बच्चों के स्तर के अनुसार सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। दूसरा, चित्र और उदाहरण, यानी कि पुस्तक में रंगीन चित्र, उदाहरण और क्रियाकलाप होने चाहिए ताकि बच्चे उन्हें आराम से पढ़ सकें। और उसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि पुस्तक MP बोर्ड के पाठ्यक्रम और उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद वास्तविक जीवन से जुड़ी, यानी कि विषय वस्तु बच्चों के दैनिक जीवन और परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न, यानी कि पुस्तक में पर्याप्त अभ्यास प्रश्न और स्वयं मूल्यांकन के अवसर हों। और छपाई स्पष्ट, यानी कि अक्षर बड़े स्पष्ट और कागज़ की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये 6 पॉइंट कम से कम इसमें लिखें पर्यावरण अध्ययन की उत्तम
पाठ्य पुस्तक के चयन में किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, तो ये सारे बिंदु होने चाहिए, ये पॉइंट हमने आपको बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको पाठ्य पुस्तक की परिभाषा लिखनी है और उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की परिभाषा देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जो किसी कक्षा विशेष के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की जाती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य साधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक की। उसके बाद इसका अर्थ यहाँ पे देखेंगे, फिर इसका महत्व भी आपको बता देंगे साथ में ही। तो पाठ्य पुस्तक वह लिखित सामग्री है जिसमें किसी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक और बच्चे दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दोनों उपयोग करते हैं इसका। पाठ्य पुस्तक का शिक्षक भी उपयोग करता है और बच्चे भी उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका महत्व देखें, यह शिक्षण का मुख्य आधार है। पाठ्य पुस्तक होती है वो शिक्षण का मुख्य आधार होती है। यह पाठ्यक्रम का लिखित रूप है। बच्चे इससे घर पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बच्चे इस पाठ्य पुस्तक से घर पर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो पर्यावरण शिक्षा का आपको अर्थ यहाँ पे लिखना है। तो चलिए अर्थ लिखते हैं पर्यावरण शिक्षा का। तो पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा बच्चों को अपने आसपास के प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण की जानकारी दी जाती है और उन्हें पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अब इसे आप सरल शब्दों में समझेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों को प्रकृति से जोड़ती है, उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? कोई 3 कारण आपको लिखने हैं। तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो इसके 3 कारण यहाँ पे देखेंगे। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी कि आज पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों को इनसे बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे जागरूकता बढ़ाना, यानी कि बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना जगाना जरूरी है। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं वैज्ञानिक सोच का विकास, यानी कि बच्चों में तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। चौथा आप लिख सकते हैं स्वस्थ जीवन, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण के महत्व को समझाकर बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो आप ये 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। इसकी कारण आप बता सकते हैं। ठीक है, कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो इसके कोई 3 कारण आप लिख सकते हैं। तो इसमें हमने आपको 4 कारण बताएं, आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हैं। अगर आपसे 3 पूछे 3, 4 पूछे 4, 2 पूछे 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया, उनके नाम लिखिए। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, बांटा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो आप सभी को पता है 4 अवस्थाओं में बांटा था। पियाजे को जीन पियाजे कहते हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं कई बार। तो संवेदी गामक अवस्था पहली, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। उसके बाद मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 होती है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पियाजे के सिद्धांत में मूर्त क्रियात्मक अवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखी है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था की आपको 3 विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, ये तार्किक सोच का विकास, यानी कि इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर तर्कपूर्ण सोचने लगता है। दूसरा आप लिख सकते हैं संरक्षण की समझ, यानी कि बच्चा समझता है कि वस्तु का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती है, जैसे पानी को छोटे या बड़े गिलास में डालने से मात्रा नहीं बदलती है। ठीक है, और तीसरा आप इसमें लिखेंगे वर्गीकरण की क्षमता, यानी कि बच्चा वस्तुओं को उनके रंग, आकार और गुण के आधार पर अलग अलग भागों में
बांट सकता है। चौथा आप लिख सकते हैं क्रम अवस्था, यानी कि बच्चा वस्तुओं को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगा सकता है। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं आप इसकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य के आधार पर मानचित्र के कोई 3 प्रकारों के नाम लिखिए। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र के कोई 3 प्रकारों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, मानचित्र के तो पहला देखेंगे भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र यानी कि इसमें पहाड़, नदी, मैदान, पठार आदि दर्शाए जाते हैं भौतिक मानचित्र में। एक आपका राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा, इसमें देश, राज्य, जिले और उनकी सीमाएं दर्शाई जाती हैं। और तीसरा आपका जलवायु मानचित्र, इसमें वर्षा, तापमान और मौसम की जानकारी दर्शाई जाती है। चौथा आप लिख सकते हैं आर्थिक मानचित्र, यानी इसमें कृषि, उद्योग और खनिज संसाधन दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 प्रकार आपको बता दिए, 3 आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मानचित्र के उपयोग की सावधानियां लिखिए। कोई 3 आपको मानचित्र के उपयोग की सावधानियां लिखनी है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सावधानी पैमाने को समझें। सबसे पहले पैमाने को समझें, यानी कि मानचित्र पढ़ने से पहले उसका पैमाना अवश्य देखें ताकि दूरी का सही अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि दिशाओं का ध्यान रखें, यानी कि मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं को ध्यान से देखें। तीसरा आप लिखें चिन्हों को समझें, यानी कि मानचित्र में उपयोग किए गए विशेष चिन्हों और रंगों का अर्थ समझकर पढ़ें। ठीक है, और चौथा आप लिख सकते हैं सावधानी से उपयोग करें, यानी कि मानचित्र को मोड़ते समय सावधानी रखें ताकि वह फटे नहीं। ठीक है, तो ये आपकी 907 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो इसमें आपके 907 के जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे थे पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के, वो हमने करा दिए, सारे इम्पोर्टेंट है। जो 2 नंबर 1 नंबर से लेकर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर यानी कि आगे 5 नंबर तक भी जा सकते हैं इनमें से क्वेश्चन, तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे। और भी लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको करा देंगे समय के अकॉर्डिंग, समय जैसे बचता है मिलता है हमें, उस हिसाब से आपकी एक और मैराथन क्लास हम ले आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो ये देख लेना और PYQ 2025 वाली क्लास देख लेना। ठीक है जी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें अच्छे से कर लेना, इनमें से आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, और आप अच्छी तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये बंटी सर का नंबर है, बंटी क्लासेस का 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेस कर लें। ठीक है, और MP DLED संबंधित हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए और क्लासेस की जानकारी सब कुछ जानकारी लेने के लिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें, आपको फ़ायदा रहेगा। रिजल्ट कब आ रहा है वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ज्वाइन कर लें जल्दी से। और इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी स्टूडेंट लाइक करें, लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, और सभी अपने जो भी यार दोस्तों आपके उन्हें शेयर कर दें। ठीक है, सभी को क्या करते हैं शेयर कर दें, लाइक शेयर, और आपको कमेंट इस पर करनी है। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें सभी स्टूडेंट, और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आपका सब्सक्राइब करने लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आपको बस सिंपल लाइक करना है, सिंपल सब्सक्राइब कर देना है। इससे आपका क्या है, जो हमारी क्लासेस है वो और बच्चों तक पहुंचती है। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो ठीक है, और कमेंट करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, इससे बच्चे और भी मोटिवेट्स होते हैं, क्लास वो देखते हैं। ठीक है, आपको फ़ायदा मिलता है आपको मैराथन क्लास से, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।